Good morning, students. In class 12th, today we will discuss the phasor diagrams. phasor diagrams क्या होते हैं? अभी जो टॉपिक करेंगे इसके अंदर हम जो करंट और ईएमएफ है जब उनको ड्रा करते हैं ग्राफिकली तो उनको हम फेजर डायग्राम्स की फॉर्म में ड्रा करेंगे। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ए डायग्राम विच रिप्रेजेंट्स अल्टरनेटिंग करंट एंड वोल्टेज ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी एज रोटेटिंग वेक्टर्स। तो उनको रोटेटिंग वेक्टर्स या फेजर्स की फॉर्म में अलोंग विद प्रॉपर फेज एंगल और उनके बीच में कितना एंगल होगा उस फॉर्म में जब ड्रा करते हैं उनको बोलते हैं फेजर डायग्राम्स। ठीक है, तो आज हम दो टॉपिक करेंगे जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली, कि हम एक ऐसा सर्किट कंसिडर करेंगे जिसके अंदर ओनली एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और वो किसके साथ कनेक्टेड है? ए सोर्स ऑफ ईएमएफ। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो E है उसको हम मान सकते हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जिसकी वैल्यू को हम नोट कर सकते हैं E इजिक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो यहाँ पर ई नोट साइन ओमेगा टी क्या है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ को रिप्रेजेंट करती है। और हमें मान लेते हैं कि जो इसके अंदर I है दैट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द रेजिस्टेंस R, कि जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है R के अंदर जो करंट फ्लो करेगा उसको हम I से नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको पता है V इक्वल टू क्या होता है? IR। अगर हम करंट की वैल्यू देखेंगे V बाई आर, अगर V की जगह हम क्या देख रहे हैं? EMF, तो E बाई आर। तो यहाँ पर E की इंस्टेंटेनियस वैल्यू क्या थी? E नोट साइन ओमेगा टी और बाई में R। जो E नोट बाई आर है अगर हम इसको I नोट पुट कर दें और ये साइन ओमेगा टी, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर सकते हैं। वेयर I नोट क्या है? पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इन द सर्किट, जो किसके इक्वल होगी? E नोट बाई आर। ओके, अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो ये E की वैल्यू E नोट साइन ओमेगा टी है, करंट की वैल्यू I नोट साइन ओमेगा टी है, यानी अल्टरनेटिंग ईएमएफ है और अल्टरनेटिंग करंट है, आर इन द सेम फेज, एक ही फेज में होंगे, उनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। अगर यहाँ पर साइन ओमेगा टी प्लस 90 या माइनस 90 होता तो वहाँ पर 90 का फेज एंगल आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन ओमेगा टी है, यहाँ पर भी साइन ओमेगा टी है, इन दैट केस दे आर इन द सेम फेज। ठीक है, बाय बट मैग्नीट्यूड ऑफ आई नोट, यानी जो पीक वैल्यू ऑफ करंट है इज स्मॉलर देन द ई नोट, तो ई नोट से कम है। कितना कम है? 1/r फैक्टर से। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये इनके फेज एंगल को शो किया। इसके बाद जो फिगर सेकंड है यानी ये वाला शोज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ एंड करंट। तो यानी यहाँ पर मान लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है? करंट है। ठीक है, और ईएमएफ की वैल्यू ज़्यादा है क्योंकि 1/r फैक्टर से, और यहाँ पर करंट की वैल्यू क्या है? 1/r फैक्टर से कम है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो एम्पलीट्यूड है करंट का वो कम शो करेंगे और यहाँ पर एम्पलीट्यूड है ईएमएफ का वो ज़्यादा शो करेंगे। ठीक है, और अगर हम देखें एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम तो वहाँ पर जो हमारे पास मान लिया कि जो ईएमएफ है इट मेक्स एन एंगल थीटा, यानी थीटा को क्या लिख सकते हैं? ओमेगा टी ऐसे में, क्योंकि ओमेगा क्या होता है बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाई में टाइम। अगर थीटा देखें कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा तो वो किसके इक्वल होगा? ओमेगा टी के। तो यहाँ पर हमारे पास आप नोट करोगे कि जो करंट है और ईएमएफ है दीज आर इन द सेम डायरेक्शन एंड बट द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज स्मॉलर देन द ईएमएफ। ठीक है, तो वहाँ पर ये सेम फेज में होगी। ओके, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टेंस ओनली। मान लेते हैं कि हमारे पास एक सोर्स ऑफ ईएमएफ है जिसके अंदर आई करंट फ्लो कर रहा है और ये हमारे पास एक इंडक्टर है। इंडक्टर मतलब एक सोलेनॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लेट ई बी द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ अप्लाइड अक्रॉस द एसी सर्किट हैविंग ए प्योर इंडक्टेंस। तो हमारे पास एक इंडक्टेंस लगा रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ईएमएफ की दैट विल बी ई नोट साइन ओमेगा टी, इसको इक्वेशन 1 से नोट कर सकते हैं। अब मान लेते हैं कि जो डी आई बाई डी टी है, कि जो चेंजिंग करंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हमारे पास
di/dt से नोट कर सकते हैं, और जो किसके अंदर से फ्लो करेगा, एक इंडक्टर L के अंदर से। ठीक है, तो हमारे पास जो EMF इंड्यूस होगी, तो EMF की वैल्यू हम नोट कर चुके हैं, सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन हमने किए थे। तो वहाँ पर जो सेल्फ इंडक्शन था, वहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन L से नोट किया था, और किसके इक्वल था, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। या आपको अगर याद है कि जो EMF इंड्यूस होती है फैराडे के लॉ के अनुसार, वो किसके इक्वल होती है, d∅/dt। ठीक है, और हमने किया था जो फ्लक्स लिंक्ड विद ए कोयल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट था, और फाई की वैल्यू क्या लिख दी थी, इक्वल टू Li। अगर हम देखें, अगर यहाँ पर फाई की वैल्यू Li रखेंगे, L को बाहर रख देंगे और I डिफ्रेंशिएट कर देंगे। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और माइनस साइन क्या कहता है कि जो EMF इंड्यूस होगी, इट विल अपोजिस द चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, अब यहाँ पर E की वैल्यू देखो, तो E की वैल्यू क्या है हमारे पास, E इज इक्वल टू माइनस इंटू में माइनस, और यहाँ पर L इंटू di/dt। तो यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, क्योंकि ये अपोज करती है, और हमें पता है कि जो हमारे पास E की वैल्यू थी ये माइनस में थी, तो यहाँ पर ये हमारे पास प्लस में आ जाएगा। यानी अगर इसका एम्पलीट्यूड देखें तो क्या होगा, E0 sin ओमेगा t। अगर हम इस इक्वेशन के अंदर E की वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर di की वैल्यू देखें तो di की वैल्यू क्या होगी, इस वैल्यू और इस वैल्यू को कंपेयर करोगे तो E0, और यहाँ पर L इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और dt ऊपर जाकर मल्टीप्लाई, तो हमारे पास di की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करें ऑन बोथ साइड, तो di का इंटीग्रेशन I, और जब इंटीग्रेशन करते हैं तो E0/L क्या होगा, कांस्टेंट, इसको बाहर रखेंगे, साइन ओमेगा t का dt के रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर I E0/L कांस्टेंट, साइन का क्या होगा, माइनस कोस ओमेगा टी बाई में ओमेगा, तो यहाँ पर ओमेगा को बाहर रखेंगे तो यहाँ पर कोस ओमेगा टी, तो ये क्या आएगा, माइनस E0/ओमेगा L इंटू कोस ओमेगा टी। ओके, अब यहाँ पर देखो, जो कोस थीटा उसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, और 90 को लिख सकते हैं π/2 की फॉर्म में, तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। अगर हम देखें I की वैल्यू क्या होगी, E0/ओमेगा L इंटू साइन ओमेगा टी, और माइनस इसको हमने आगे ले आए और इसको 90 को पीछे ले गए, तो यहाँ पर माइनस कॉमन आएगा, माइनस माइनस बाहर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो करंट है उसकी वैल्यू क्या आएगी, E0/ओमेगा L इंटू साइन इंटू ओमेगा टी माइनस π/2, ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन होगी। अगर हम इस वैल्यू को क्या लिख दें, I0। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या होगी, यानी I0 की वैल्यू मैक्सिमम होगी जब हमारे पास क्या होगी, साइन की वैल्यू 1 हो, और साइन 1 वैल्यू कब होती है, जब 90 डिग्री हो। ठीक है, तो साइन 90 पे 1 होती है, तो यहाँ पर हमारे पास ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, पीक वैल्यू के लिए ये वैल्यू 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पीक वैल्यू क्या होगी, अगर ये 1 होगी तो I की वैल्यू क्या आ गई, E0/ओमेगा L, और करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं E0, और बाई में ओमेगा L है, इसको क्या लिख सकते हैं, XL। XL क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस का अर्थ है कि जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर इन द AC सर्किट, जो AC सर्किट है उसके अंदर एक इंडक्टर के द्वारा कितना रेजिस्टेंस ऑफर किया जाता है उसको बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, और किसके इक्वल होता है, ओमेगा L के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो वैल्यू होगी हमारे पास I आ गया, I इसकी जगह क्या रख दिया हमने, I0 साइन ओमेगा टी माइनस में π/2। ठीक है, तो अगर हम इसको ड्रा करके देखें तो हमारे पास मान लेते हैं कि किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम एक्स एक्सिस के साथ EMF है, कितना एंगल बना रही है, ओमेगा टी। अगर हम देखें वो करंट है, वो उसमें से जो फेज एंगल है वो -90 है, यानी अगर हम इस लाइन के ऊपर 90 का एंगल ड्रा करेंगे तो हमारे पास ये पीछे की तरफ लैग बिहाइंड होगा। ठीक है, तो करंट की वैल्यू हमेशा लैग बिहाइंड होती है, किससे, अल्टरनेटिंग EMF से। ठीक है, तो ये हमारे पास फेजर डायग्राम से हमने शो किया है। ओके।